Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of Financial Statement Analysis and Valuation. Today we are conducting our lecture number 21. I am your instructor Sayyida Roosnaz. Today we are going to talk about the introduction to free cash flow. Free cash flow क्या होते हैं और इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं और इसके क्या लिमिटेशंस हैं. फ्री कैश फ्लो बेसिकली होता क्या है, इसका एक बैकग्राउंड मैं अभी आपसे शेयर करूंगी. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस किया था और उसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज जो कि कैश फ्लो के अंदर होती हैं. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. और हमने देखा था एट द एंड हम नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एंड नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं. तो एक तो मैं फ्री कैश फ्लो को कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस के साथ रिलेट कर रही हूँ कि वहां पे हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का डिफरेंस देखा था कैश फ्लो स्टेटमेंट बनने में. और हमने ये देखा था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज विल रिमेन द सेम इन बोथ द मेथड्स, बट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं. डायरेक्ट मेथड के अंदर हम डिफरेंट वेज से कैलकुलेट करते हैं और इनडायरेक्ट में हम डिफरेंट वेज से कैलकुलेट करते हैं, बट अल्टीमेटली हमारा आंसर जो है वो सेम आता है. तो यहाँ पे जब हम फ्री कैश फ्लो की बात करते हैं तो हम वी आर मोर कंसर्न विद द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब वो इनडायरेक्ट भी हो सकती हैं, वो डायरेक्ट वेज भी हो सकते हैं. किस तरह होंगे वो आगे जब हम इसकी फर्दर इलेबोरेशन करेंगे हम ये देखेंगे कि फ्री कैश फ्लो को कैसे कैलकुलेट करते हैं, किन किन फॉर्मूलाज के थ्रू कैलकुलेट करते हैं. तो वहां पे फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस आ जाता है. बेसिकली फ्री कैश फ्लो होता क्या है? जो आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम होती है फ्रॉम नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जो आपकी नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आती है, वो उसमें से जब आप जो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, चाहे वो आपकी करंट नेचर के हों, चाहे वो आपके फिक्स नेचर या लॉन्ग टर्म नेचर के एक्सपेंसेस हों, कॉस्ट हों, जो भी आपके खर्चे हों बिजनेस को रन करने के लिए, जो आप जो एक्सपेंसेस करते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं या फिक्स नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं जो कॉस्ट बेयर करते हैं, वो सारी जब आप डिडक्ट कर लेते हैं उसको हम एक नाम दे देते हैं कैपेक्स का या कैपिटल एक्सपेंडिचर का. और जब आप अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में से जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको माइनस करते हैं तो जो रिमेनिंग आपके पास बच जाता है वो आपका फ्री कैश फ्लो होता है. और ये वो फ्री कैश फ्लो है जो आपने अपने सारे एक्सपेंसेस, जो आपके पेरोल, जो सैलरीज, जो टैक्सेस, जो इक्विपमेंट परचेज, जो आपकी इन्वेंट्री परचेज, जो बिल्डिंग परचेजेस, कोई फिक्स नेचर की एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स, उन सबको आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया और आपके पास जो नेट अब बच गया है वो फ्री कैश फ्लो है. अब कंपनी जो है ये कंपनी की डिस्क्रिप्शन है कि वो फ्री कैश फ्लो को किस तरह यूटिलाइज करती है. ये कंपनी के ऑनर की डिस्क्रिप्शन है, उसकी मर्जी है कि वो फ्री कैश फ्लो को किस तरह यूज करेगी. कंपनी के पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ऑनर्स के पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं. वो इस फ्री कैश फ्लो को किसी इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट के अंदर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. वो इस फ्री कैश फ्लो को किसी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं, अपनी मार्केट से अपने शेयर्स को बाय बैक कर सकते हैं. वो इस फ्री कैश को यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, कोई एक्विजिशन कर सकते हैं, मर्जर कर सकते हैं, कोई जॉइंट वेंचर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. सो देयर आर सेवरल ऑप्शंस अवेलेबल टू द कंपनी, टू द ओनर्स ऑफ द कंपनी कि वो इसको कैसे यूज कर सकते हैं. ये उनकी अपनी डिस्क्रिप्शन होती है कि कंपनी उसको कैसे यूटिलाइज करेगी. बिजनेसेस को इसलिए जरूरत होते हैं फ्री कैश फ्लो को कैलकुलेट करना ताकि वो ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सके. इन्वेस्टमेंट टाइप के सॉर्ट ऑफ डिसीजंस होते हैं वो ले सके. कंपनी अपने डेट को भी कम कर सकती है, अपने फ्री कैश फ्लो को यूटिलाइज कर सकती है अपने डेट लायबिलिटीज को कम करने के लिए, ताकि वो अपनी इक्विटी पे रिलाई करें और जो बैंक्रप्सी का रिस्क होता है उसको कट डाउन करें या उसको कम कर दें. तो ये सारे डिसीजंस लेने के लिए कंपनी को ये सारी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, इसलिए ये सारी कैलकुलेशंस की जाती हैं, फ्री कैश फ्लोज कैलकुलेट किए जाते हैं. जैसे हमने देखा कि रेशियोज की कैलकुलेशन होती है कंपनी के ओवर द ईयर, कंपैरेटिव एनालिसिस देखे हैं, वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. इसी तरह कंपनी को
ये इंफॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड होती है कि उसके पास कितना अवेलेबल कैश बच गया है आफ्टर बियरिंग ऑल द एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट। तो ये डिसीजन लेने के लिए कंपनी फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करती है। सेकंड पर्सपेक्टिव देखें, अगर हम फ्री कैश फ्लो की इंपॉर्टेंस को या उसकी नीड को कि हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, वो इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव है। कोई भी इन्वेस्टर जब आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोचेगा तो वो डिफरेंट टाइप्स की रेशियोज को कैलकुलेट करेगा, वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को कैलकुलेट करेगा कंपनी की, वो टर्नओवर रेशियोज को कैलकुलेट करेगा, लिक्विडिटी रेशियोज को देखेगा, क्विक रेशियो को देखेगा, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मार्केट टेस्ट रेशियोज को चेक करेगा, और उसके बाद उसके साथ साथ कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देखने के लिए वो फ्री कैश फ्लो को भी कैलकुलेट करेगा और देखेगा कि कंपनी की फ्री कैश फ्लो का ट्रेंड ओवर द इयर्स कितना है, 5 साल के अंदर कितना है, 10 साल के अंदर कितना है, ताकि उसको अंदाजा हो कि कंपनी का रिमेनिंग जो कैश एट द एंड बच जाता है वो उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। वो ये देखेगा कि उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ है, उस कैश फ्लो को डिविडेंड पेमेंट के अंदर अगर यूटिलाइज कर रहे हैं तो इससे बेहतर अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी किसी इन्वेस्टर के लिए हो नहीं सकती कि वो फिर ऐसी कंपनी को परसू करेगा और सोचेगा कि वो ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करे जहां पे कंपनी का ओवर द ईयर कंसिस्टेंट हाई फ्री कैश फ्लो रहा है और उसकी जो डिविडेंड पर शेयर है वो इंक्रीज, वो उसकी कैलकुलेशन जब मार्केट रेशियोज कैलकुलेट करेगा तो उसको पता चलेगा कि डिविडेंड पर शेयर कितना मिल रहा है। तो ये सारा फिर ये सारे जो डेटा और कैलकुलेशन और एनालिसिस के बाद वो डिसीजन लेगा कि वो इसने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो कोई भी इन्वेस्टर जो है जब एनालिसिस करते हैं तो हो सकता है किसी एक स्टेटमेंट की जब कोई रेशियोज कैलकुलेट की हों तो वहां पे अगर कंपनी की कोई मैनिपुलेटेड वैल्यूज हैं तो वहां पे कोई मींस मैनिपुलेशन या फ्रॉड या कोई ट्रिक जो है वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की यूज की गई हो। लेकिन फ्री कैश फ्लो जो है ये समझा जाता है बाय एनालिस्ट कि इसके अंदर क्योंकि हम डिफरेंट स्टेटमेंट से वैल्यूज लेते हैं और इसकी कैलकुलेशंस करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसके अंदर कोई फ्रॉडुलेंट वैल्यूज जो हैं वो आ जाएं। अगर किसी एक स्टेटमेंट से आपने सारी रेशियोज कैलकुलेट की हैं तो और वो स्टेटमेंट जो है वो मैनिपुलेटेड है तो आपकी वैल्यूज जो है ऑब्वियसली वो उसके अंदर बायसनेस होगी और वो मैनिपुलेटेड रिजल्ट्स होंगे। लेकिन जब आप फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे तो कैश फ्लो से भी वैल्यू आ रही है, बैलेंस शीट से भी आ रही है और इनकम स्टेटमेंट से भी आ रही है, तो चांसेस कम है कि यहाँ पे जो आपको एट द एंड जो रिजल्ट मिलेगा वो उसके अंदर मैनिपुलेशन कम हो। तो इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिलाई करते हैं फ्री कैश फ्लो की कैलकुलेशंस के ऊपर। बट सिंस देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग फ्री कैश फ्लो तो कहीं ना कहीं अगर जिन्होंने मैनिपुलेशन करनी होती है तो वो कहीं ना कहीं उसको कर भी लेते हैं। बट यूजुअली एनालिस्ट जो है वो इसको इम्यून समझते हैं फ्री कैश फ्लो को, इसकी कैलकुलेशंस को, कि इसके अंदर जो फ्रॉडुलेंट वैल्यूज हैं वो कम होती हैं या इसकी कैलकुलेशन जो है वो फ्रॉड से उसके अंदर फ्रॉड इतना नहीं हो सकता या मैनिपुलेशन इतनी नहीं हो सकती। अब हम ये देखते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फ्री कैश फ्लो जो है वो ऑनर के लिए भी, कंपनी के लिए भी, या जो कंपनी के एक्सटर्नल्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, उनको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की इंडिकेशन देती है। जितना आपका कैश फ्लो जो है, क्योंकि इसके अंदर आप डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज होते हैं, बैलेंस शीट के भी, इनकम स्टेटमेंट के भी और कैश फ्लो के भी कंपोनेंट्स यूज होते हैं और ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स की जो कंपोनेंट्स हैं उनकी कंपोजिशन से मिलके और फिर बनती है। तो इसलिए इन्वेस्टर्स का बहुत इंटरेस्ट होता है इसके अंदर क्योंकि इसमें उनको बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। एडिशनली अगर कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है कंपनी के अंदर और वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो फ्री कैश फ्लो की कैलकुलेशंस आपको हेल्प आउट कर सकती हैं इन पिन पॉइंट करने में कि प्रॉब्लम किस पॉइंट के ऊपर है और वहां पे फिर आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं।
क्योंकि हम फ्री कैश फ्लो के अंदर फॉर एग्जांपल हम वर्किंग कैपिटल यूज करते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, हमारे पास इन्वेंट्री होती है, हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, और जो आपकी करंट लायबिलिटीज हैं उसके अंदर आपके अकाउंट पेबल्स होते हैं। अब आपकी जब आप करंट एसेट्स जो कि अकाउंट रिसीवेबल्स हैं वो अगर आपके ओवर द टाइम जो है अकाउंट रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं और जो आपके अकाउंट पेबल्स हैं वो भी कम हो रहे हैं, तो अकाउंट पेबल का कम होना मींस के कंपनी जो है वो पेमेंट्स टाइमली पेमेंट्स कर रही है अपने सप्लायर्स को, और अकाउंट रिसीवेबल का कम होना मींस के कंपनी अपने कस्टमर्स से टाइमली रिसीट्स ले रही है और जो रिसीवेबल्स हैं वो कलेक्ट कर रही है। तो एक बैलेंस शो होगा कि कंपनी जो है वो अपने कैश, जितना कैश इनफ्लो है उतना कैश आउटफ्लो उनका हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी, अब ये कोई प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो नहीं है, प्रॉब्लम तब आएगी जब आपके अकाउंट पेबल्स कम हो रहे हैं, आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं अपने सप्लायर्स को, लेकिन आप कलेक्शंस आपकी नहीं हो रही, रिसीट्स आपकी नहीं हो रही, आप अपने कस्टमर्स से टाइमली कलेक्शंस नहीं कर रहे, तो इट मीन्स कि आपके कैश आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है और आपका कैश इनफ्लो कम हो रहा है। तो जब आपका कैश इनफ्लो कम होगा मीन्स कि आपके करंट एसेट्स कम हो रहे हैं, करंट एसेट्स का कम होना मीन्स कि आपके लायबिलिटीज जो हैं वो करंट एसेट्स जो हैं वो उसकी वैल्यू कम होगी, तो आपकी करंट लायबिलिटीज की वैल्यू जो है वो इंक्रीज है, वो ज्यादा है, करंट एसेट्स की कम है क्योंकि कलेक्शन नहीं है, कैश इनफ्लो नहीं है, तो एट द एंड फिर आपका वर्किंग कैपिटल की वैल्यू कम आएगी। जब वो कम होगी, वो नेगेटिव होगी, तो आपका इनडायरेक्टली फिर आपका जो फ्री कैश फ्लो की कैलकुलेशंस हैं उसके अंदर लो फ्री कैश फ्लो आएगा। तो इस तरह के जो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम फ्री कैश फ्लो का की हेल्प लेते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। अब इसका एक ये फायदा, तो हमने ये देखा कि इसका एक ये फायदा है कि प्रॉब्लमेटिक एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। अनदर पॉइंट इज कि जब कंपनी के ये देखना हो कि कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है बुरा है, तो वो देखने के लिए हम फ्री कैश फ्लो को कैलकुलेट करते हैं, और जितना हायर फ्री कैश फ्लो होगा उतना वो बेहतर समझा जाएगा, उतनी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो बेहतर समझी जाएगी। और बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो कंपनी की लो कैश फ्लो, अगर किसी टाइम पीरियड के अंदर लो फ्री कैश फ्लो आ गया तो उसका मतलब है कि बिजनेस फेल हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये भी हो सकता है कि कंपनी जो है वो उस साल के अंदर, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, उस 1-2 सालों के अंदर कंपनी ने हैवी इन्वेस्टमेंट्स की हो, कंपनी ने किसी प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हो और उसका नियर फ्यूचर के अंदर उनको रिटर्न मिलना हो, तो उस वजह से उनका आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो कम है, तो उनका लो कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो है। बट अगर कंसिस्टेंटली आपका लो आ रहा है, then you need to identify कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, then you need to restructure your ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपको ये देखना है आपके एक्सपेंसेस किधर हो रहे हैं, आपकी कॉस्ट किधर हो रही है। इट मीन्स कि आपके एक्सपेंसेस ही आउटफ्लोज इन फॉर्म ऑफ एक्सपेंसेस है, क्योंकि हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को देख रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि आपके एक्सपेंसेस कहाँ पे हो रहे हैं, देन यू नीड टू रीलोकेट के ये प्रॉब्लम कहाँ पे है। लेकिन अगर 1-2 साल के अंदर आपका लो कैश फ्लो आ रहा है तो इट्स नॉट एन प्रॉब्लम, बट अगर आपका कंसिस्टेंटली हाई कैश फ्लो है, इट्स बेटर, इट्स गुड, इट शोज दैट कंपनी हैविंग अ हेल्थियर फाइनेंशियल, उसकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी फाइनेंशियल ग्रोथ शो कर रही हैं, हेल्थी शो कर रहा है कंपनी को। लेकिन ओवर द टाइम अगर कंपनी की हायर फ्री कैश फ्लोज आ रही हैं और वो इसी तरह बढ़ रही हैं, तो इट मीन्स कि कंपनी नीड टू इन्वेस्ट इट इन अ प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। कंपनी को इन्वेस्टमेंट के अंदर, कंपनी को एक्सपेंशन के अंदर, कंपनी को एक्विजिशंस करनी चाहिए, कंपनी को इन जो प्रॉफिटेबल जॉइंट वेंचर्स हैं उनकी तरफ जाना चाहिए ताकि वो उसको बेहतर यूटिलाइज कर सके। और अगर आपके हायर फ्री कैश फ्लोज हैं, इट मीन्स कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी आपसे खुश होंगे क्योंकि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आप इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड उनको करेंगे, और जो एज अ होल आपकी कंपनी जो है उसका एक पॉजिटिव इमेज डेवलप होगा, उसकी ग्रोथ शो होगी,
और जो एक फ्लो चार्ट आपके फ्री कैश फ्लोज का ओवर द ईयर कंपनी को शो करेगा कि ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। एक बात ये याद रखें कि जितनी जो कंपनी जितनी पुरानी होती है उसकी जो फ्री कैश फ्लोज होती हैं उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी होती है, एक कंसिस्टेंट वे के अंदर वो चल रही होती है, क्योंकि उस कंपनी को पता होता है उसकी कॉस्ट कितनी है, उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, उनकी अर्निंग्स कितनी हैं, उनके इनफ्लोज किस तरह के, एक सेट पैटर्न के साथ वो कंपनी स्मूथली चल रही होती है, इसलिए उनके फ्री कैश फ्लोज के अंदर भी कंसिस्टेंसी नजर आती है। लेकिन जैसे ही कोई कंपनी जो है वो नई होती है और न्यूली बिजनेस के अंदर होती है, तो वहां पे उस कंपनी को ये आइडिया नहीं होता कि कौन सी ऐसी कोई नई इक्विपमेंट उनके ऑपरेशंस के लिए ज्यादा बेहतर है, तो वो सडनली उसको परचेज करते हैं, तो वो एक अप एंड डाउन फ्री कैश फ्लो के अंदर ट्रेंड नजर आता है ओवर द ईयर्स, क्योंकि जो नई कंपनी होती है उनके जो बिजनेस प्लान के साथ वो उस बिजनेस के अंदर उस कंपनी को चला रहे होते हैं, जब वो इन रियल लाइफ उनको एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्लान्स को, तो वहां पे डिफरेंस आ जाता है। आपको समटाइम कोई बिल्डिंग परचेज करनी पड़ जाती है, कोई फिक्स एसेट्स के एक्सपेंसेस आ जाते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर कुछ स्टाफ रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए होती है, तो इस तरह की क्योंकि आपकी नई प्रोडक्ट लाइन होती है, आपने मार्केट बनानी होती है, आपने अपने कस्टमर्स बनाने होते हैं, आपने अपने सप्लायर्स के साथ अपनी जो बॉन्ड है वो सेट करना होता है, ताकि आपका एक स्मूथ रिलेशनशिप सप्लायर्स के साथ रहे, अपने कस्टमर्स के साथ रहे, आपके एम्प्लॉयज के साथ रहे। तो वो अभी कंपनी ग्रोथ के या इस तरह ग्रोथ की तरफ बढ़ रही होती है, ग्रोथ करने की कोशिश कर रही होती है, अपने उस मार्केट के अंदर अपने आप की एग्जिस्टेंस को बचाने की कोशिश कर रही होती है, तो उसके फ्री कैश फ्लोज के अंदर बहुत ही अप्स एंड डाउन्स नजर आते हैं, और जो कि ये शो करते हैं कि कंपनी को सडन कोई फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट पड़ गई तो कंपनी फिर डेट की तरफ जाती है, फाइनेंसिंग लेती है, वो कैश इनफ्लोज होते हैं, और फिर आप जब उनको रिटर्न करते हैं तो फिर कैश आउटफ्लोज होंगे। तो इस तरह अप्स एंड डाउन्स अब तब होगा जब आप इनफ्लोज ज्यादा होंगे, जिस साल में आपने डेट लिया तो वो कैश इनफ्लोज शो होंगे, और जब आपने डेट रिटर्न कर रहे हैं तो आउटफ्लोज की फॉर्म के अंदर, तो फिर आपका डाउनवर्ड ट्रेंड आ जाएगा। तो जो ओल्डर कंपनी होगी वो एक कंसिस्टेंट वे के साथ एक स्मूथ तरीके से चलेगी, कोई इमरजेंसी में फाइनेंसिंग नहीं करेगी, वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ सारे प्रोजेक्ट्स को, सारे डिसीजंस को बहुत ही सोच समझ के वेल प्रिपेयर्ड होके उसको सेट पैटर्न के साथ वो करते हैं। उनको पता होता है उनका मार्केट शेयर कितना है, उनको पता होता है उनकी मार्केट कितनी है, उनके कस्टमर्स कितने हैं, उनकी प्रोडक्ट कितनी बननी है, कितनी सेल होनी है, तो वो उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होता ये चीजें, लेकिन जो नई कंपनी होती है उसके वहां पे ये इश्यूज होते हैं। ओवरऑल जो हाई फ्री कैश फ्लोज होते हैं उनका कंपनी को बेनिफिट ही होता है, वो उसको बेहतर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने डेट्स को पे कर सकते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर सकते हैं, और एक अपना फ्यूचर उनका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होता है उस बिजनेस का। और इसके साथ साथ हम ये बेनिफिट्स के साथ लिमिटेशंस भी देखते हैं फ्री कैश फ्लो की। जैसा कि अभी मैंने एक बात की थी कि ये एनालिस्ट इसको कंसिडर करते हैं कि ये फ्रॉड इसके अंदर नहीं हो सकता फ्री कैश फ्लो की कैलकुलेशंस के अंदर, तो इन्वेस्टर्स भी इसके ऊपर बहुत रिलाई कर रहे होते हैं रादर देन ऑन रेशियोज, बट रेशियोज आर एज इम्पोर्टेंट एज फ्री कैश फ्लोज या कोई भी एनालिसिस जो भी हम करते हैं, सारी कैलकुलेशंस अपनी अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और बट कुछ एनालिस्ट जो हैं वो इसके अगेंस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि इसके अंदर भी ट्रिक्स यूज हो सकती हैं, अकाउंटिंग ट्रिक्स यूज हो सकती हैं। वो इस वजह से क्योंकि जैसे ही स्टार्ट में मैंने बताया था कि जिस तरह आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेज से आप कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो, तो उसी तरह इसको फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए भी डिफरेंट तरीके हैं, और हर कंपनी अपने 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 जो उनको सुटेबल वेज होते हैं उसके अकॉर्डिंगली उनकी कैलकुलेशंस वो करते हैं। डिपेंड करता है कि उनको किस तरह का अब डेटा जो है वो अवेलेबल है, क्योंकि हर कंपनी का अपना एक सेट डिटेल्स एंड होती हैं। अब जैसे कि हमने जब ये डिफरेंट कंपनीज की एनालिसिस कर रहे थे, तो कुछ रेशियोज जो थी वो
कुछ ऐसी कंपनीज भी सामने आई जिसके अंदर कुछ प्रॉफिट की रेशियो कैलकुलेट नहीं हो रही थी, वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं था, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू नहीं थी। तो इस तरह डिपेंड करता है कि किस कंपनी की कौन सी वैल्यू हो, कौन सा कंपोनेंट उनके पास वो कैलकुलेशन उनकी बनती है और कौन सा नहीं बनती। तो हर कंपनी अपने अपने हिसाब से अपनी जो प्रेफरेबल तरीका होता है फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट करने का, वो उन वेज को अडॉप्ट करते हैं। तो इसलिए कुछ एनालिस्ट जो हैं वो समझते हैं कि इसके अंदर भी इम्यून ये भी नहीं है फ्री कैश फ्लो भी, और इसके अंदर भी ट्रिक्स हो सकती हैं, इसके अंदर भी कोई मैनिपुलेशंस जो हैं वो हो सकती हैं। अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू के अंदर मैनिपुलेशंस अकाउंट पेबल में हो सकती हैं, या इन्वेंट्री की वैल्यू के अंदर हो सकती हैं। तो वो उसको कंसिडर करते हैं कि इसके अंदर भी हम इसको भी फुल प्रूफ नहीं कह सकते, इसकी भी लिमिटेशंस हैं। अनदर ड्रॉबैक जो है फ्री कैश फ्लो का, क्योंकि हमने इसमें बात की थी कि जब आप अपनी नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की जो फ्री कैश फ्लो होता है उसमें से आप जब कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हर साल का इतने ड्रास्टिकली चेंज होता है कि आप उसका और हर हर कंपनी का दूसरी कंपनी से डिफरेंट होता है, हर इंडस्ट्री का दूसरी इंडस्ट्री से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो डिफरेंट होता है। तो जब आप इंडस्ट्री कंपैरिजन करते हैं, कंपनी कंपैरिजन करते हैं, तो वहां पे फिर आप फ्री कैश फ्लो की कंपैरिजन जो है इंडस्ट्री के अंदर या कंपनीज के दरमियान वो नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि उसके इतना ज्यादा उनके अंदर वैल्यू के अंदर चेंज होता है, और हर साल भी वो चेंज होता है, एक साल से दूसरे साल वो इतना ज्यादा चेंज हो रहा होता है। तो वो उसकी में फिर आप मल्टीपल टाइम पीरियड्स का अगर आपको एनालिसिस करना पड़े, इंडस्ट्री एनालिसिस करना पड़े, कंपनी एनालिसिस करना पड़े, तो वहां पे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि जरूरी नहीं है कि एक कंपनी का जो हाई फ्री कैश फ्लो आ रहा है तो वो एक हमेशा वो बेहतर इंडिकेशन हो। हाई मीन्स के कंपनी का हर साल हाई फ्री कैश फ्लो आ रहा है, बट कंपनी उसको बेहतर तरीके से प्रॉपर उसकी यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही, उसको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। कंपनी अपने जो ऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं उसको अपडेट नहीं कर रही, अपनी मशीनरी को अपडेट नहीं कर रही, अप टू डेट नहीं है कंपनी। तो वहां पे मीन्स के कंपनी को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है कि वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को, अपने प्रोसेसेस को, अपने सिस्टम्स को ऑपरेट करे, वहां पे पैसा इंजेक्ट करे ताकि वो मार्केट के साथ compete कर सके। आपने देखा होगा कि कुछ कंपनीज जो हैं वो एक पुराने सेट पैटर्न के ऊपर ही चल रही होती हैं। अगर वो मैनुअल काम कर रही हैं तो वो मैनुअल की ऊपर ही फोकस उनका होता है, वो ऑटोमेशन की तरफ जाते हुए डरती हैं, वो रिस्क फील करती हैं। तो जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, जब तक आप न्यू चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो तब तक आप compete नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। और उस चेंज को अडॉप्ट करने के लिए आपको ऑब्वियसली पैसा चाहिए होता है, और जब तक आप मार्केट के साथ compete करेंगे, मार्केट की रिक्वायरमेंट, अपनी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना, अपनी क्वालिटी को, प्रोडक्ट क्वालिटी को बढ़ाना, ये सारी डे टू डे आपकी मार्केट रिक्वायरमेंट्स हैं। और इस पे जब तक आप फोकस नहीं करेंगे, खुद को अप टू डेट नहीं रखेंगे, अपने बिजनेस प्रोसेसेस को अप टू डेट नहीं रखेंगे, तो आप यू विल बी लैग बैक, और बाकी कंपनीज आगे निकल जाएंगी और आप पीछे रह जाएंगे। तो उस फ्री कैश फ्लो का क्या फायदा कि अगर आप मार्केट शेयर आपका कम हो जाए या आपकी सेल्स कम हो जाए, और आप जो है वो फ्री कैश फ्लो या जो फ्री अमाउंट आपको मिली है उसको लेके कंपनी जो है उसको प्रॉपर इन्वेस्ट ना करे तो उसका फिर एज सच उसका लॉन्ग लास्टिंग फायदा नहीं होता। तो कंपनी को चाहिए कि अगर उनके हाई फ्री कैश फ्लोज आ रहे हैं तो उनको बेटर वे में उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करे और मार्केट को ग्रैब करे और अपने बिजनेस को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करे। और अगर आपके कंसिस्टेंटली लो फ्री कैश फ्लोज आ रहे हैं तो इट मीन्स के देयर इज सम प्रॉब्लम और यू नीड टू लोकेट इट, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, अपने बिजनेस सिस्टम्स को, अपने प्रोसेसेस को, अपने ऑपरेशनल सिस्टम को, अपने ऑपरेशनल प्रोसेसेस को रीस्ट्रक्चर करें और ये देखें कि आपके एक्सपेंसेस क्यों ज्यादा हैं, कॉस्ट क्यों कम है। तो ऑब्वियसली जब आप मैनुअल काम कर रहे हैं तो आपको ज्यादा एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, जब आप ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं
और तो आपको कम एम्प्लॉयज चाहिए होंगे। तो वंस आप जो आपका हाई फ्री कैश फ्लो आ रहा है, उससे आप कोई मशीनरी को फिक्स नेचर की मशीनरी परचेज करते हैं जो कि आपको फैसिलिटेट करती है आपके ऑपरेशंस के अंदर, और लॉन्ग टर्म के अंदर आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कम पड़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो यू बेटर गो फॉर ऑप्टिंग दिस न्यू मशीन, या जो ऑटोमेशन का सिस्टम है आप उसको इंस्टॉल करवाएं। As I told you earlier that investors are more relying on free cash flow for taking the investment decisions. तो उनके लिए एक कंपनी अगर हायर फ्री कैश फ्लो ओवर द 4-5 years अगर कंसिस्टेंटली हायर फ्री कैश फ्लोज उस कंपनी के आ रहे हैं, प्लस अगर उस कंपनी का शेयर वैल्यू अंडर वैल्यू है, तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेज हो जाता है इन्वेस्टर के लिए, और कि वो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे। ऑब्वियसली अगर आपको एक चीज अगर 100 की है और वो 50 रुपीज में मार्केट में मिल रही है, तो यू विल ट्राई टू ग्रैब इट। तो जब एक इन्वेस्टर को अंडर वैल्यू स्टॉक मिलता है, प्लस उसको ये नजर आ रहा है कि इस कंपनी के फ्री कैश फ्लोज जो हैं वो कंसिस्टेंटली हायर जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि उसको डिविडेंड मिलेगा। तो व्हाट मोर एंड इन्वेस्टर्स वांट मोर देन दिस, कि वो उसको जितनी वो इन्वेस्टमेंट करेगा इस कंपनी के अंदर, इस कंपनी के स्टॉक्स के अंदर, तो उसको डिविडेंड मिलेगा उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो इसलिए इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से देखें तो इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए फ्री कैश फ्लो के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम फ्री कैश फ्लो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। द सिंपलेस्ट वे इज टू कैलकुलेट कि आप अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स को सब्ट्रैक्ट कर लें ऑपरेटिंग कैश फ्लो से। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट हो, तो आप जब ऑपरेटिंग कैश फ्लो से माइनस करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को, तो आपका फ्री कैश फ्लो कैलकुलेट हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे है, लेकिन कुछ एनालिस्ट जो हैं वो इस सिंपल वे पे रिलाई नहीं करते, और अदर वेज दे ट्राई टू अडॉप्ट अदर वेज फॉर कैलकुलेटिंग फ्री कैश फ्लो। तो जो भी डाटा अवेलेबल होता है उन कंपनीज का, उनको लेके वो कैलकुलेशंस करते हैं फ्री कैश फ्लो की। तो बेसिकली फ्री कैश फ्लो को हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको सेल्स रेवेन्यू से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और नेट इनकम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये इनके फुल फॉर्मूलाज नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम इन सारे जो वेज ऑफ कैलकुलेटिंग फ्री कैश फ्लो है इनको डिस्कस करेंगे एक एक करके नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो फिर वहां पे आपको डिटेल में इनके फॉर्मूलाज और जो बाकी इनकी डिटेलिंग है वो आपको बताई जाएगी। सो फ्री कैश फ्लो एक ऐसा मैट्रिक है या ऐसा एनालिसिस है एक कंपनी की फाइनेंशियल्स का, कि जहां पे इन्वेस्टर उसको यूटिलाइज करता है ये एनालाइज करने के लिए कि कंपनी जो है वो फाइनेंशियली कैसी है, हेल्थियर है नहीं है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो उसमें जब आप फ्री कैश फ्लो के अंदर आपने जितने भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसिंग है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, जितनी भी कॉस्ट हैं जो कि कंपनी जो है वो बियर कर रही होती है, उन सबको आप माइनस करके, तो एट द एंड जो आपके पास फ्री कैश अवेलेबल होता है वो कंपनी की अपनी अब डिस्क्रिप्शन है, उन ऑनर्स की डिस्क्रिप्शन है कि वो उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। वो उसको डिविडेंड पे करने के लिए यूटिलाइज करते हैं, वो उसको री इन्वेस्ट करते हैं, वो उसको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए यूटिलाइज करते हैं, या अपने डेट्स को कम करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो ये इस कंपनी की डिस्क्रिप्शन है कि वो उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो एक इन्वेस्टर के लिए जैसे वो बाकी कैलकुलेशंस को देखता है, क्विक रेशियोज हो गए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डेट इक्विटी या मार्केट टेस्ट रेशियोज वगैरह कैलकुलेट करता है, अर्निंग पर शेयर, इसी तरह वो फ्री कैश फ्लो के ऊपर भी रिलाई कर रहा होता है और कैलकुलेट करके ये देखना चाह रहा होता है कि कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसकी हेल्थ कैसी है, वो कितनी बेहतर परफॉर्म कर रही है, उसकी ग्रोथ कैसी है, ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सके। और जो ऑनर्स होते हैं उन्होंने फ्री कैश फ्लो को इसलिए कैलकुलेट करना होता है ताकि वो अपने बिजनेस डिसीजंस ले सकें कि उनको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, और उनको कितना डिविडेंड पे करना है, कितना डिविडेंड अनाउंस करना है, उनको अपने डेट की लाइबिलिटीज को कैसे कम करना है।
तो ये वो सारे बिजनेस डिसीजंस होते हैं जो कि ऑनर्स ने लेने होते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशंस, ये सारे एनालिसिस के बाद कोई भी ऑनर या कोई भी इन्वेस्टर कैपेबल होता है कि वो डिसीजन मेकिंग कर सके। इस लेक्चर से कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो आपकी, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।